नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जेटेट का तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, तो जेटेट के सभी तैयारी करने वाले भाई बहनों के लिए जो है मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी तैयारी ज़बरदस्त करिए, ठीक है। और मैं आप सभी को जो है एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि नागपुरी लोक साहित्य का जो है लगभग बहुत सारा वीडियो जो है हम डाल चुके हैं, जिसमें से नागपुरी लोक साहित्य का डिटेल जानकारी, लोकगीत का भी लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसमें बस क्या बच गया है, तो लोक साहित्य और लोकगीत से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न जो हम करा रहे हैं अभी 150 प्लस एमसीक्यू प्रश्न जहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। केवल ये बच गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो है इसका एक सीरीज चला रहे हैं हम, ठीक है। 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से बन सकते हैं लोक साहित्य एवं लोकगीत से, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, नागपुरी लोक साहित्य और लोकगीत, ठीक है। इससे जो एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे टोटल चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हाँ, आपको बता दें इसका एक वीडियो जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो न्यू हैं, और पीछे जाकर के जरूर देख ले, ठीक है। ये सारा जो देख पा रहे हैं ये वीडियो का जो है वह थंबनेल है। पिछला वीडियो में जो हमने देखे थे इसको 3 से 4 पार्ट है ना, टोटल 4 पार्ट में हम लोग कम्प्लीट कराए हैं। तो आप जो वीडियो नहीं देखे हो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। आज जो है हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हैं एमसीक्यू प्रश्न में। और एमसीक्यू प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम तो तैयारी कर ली है, लेकिन जब अब प्रश्न आंसर देना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये तो हम भूल गए, ठीक है। तो जब तक आप रिवाइज नहीं कीजिएगा, जब तक आप प्रश्न आंसर एमसीक्यू प्रश्न को जो है कंप्लीट नहीं करिएगा, तब तक आपका प्रैक्टिस पूरा होगा नहीं। और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ मैं जान रहा हूँ या नहीं भी जान रहा हूँ, ठीक है। दिमाग से उतर जाता है। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपको जो है पहला सेट में प्रश्न नंबर 1 आपको सामने है, ध्यान से देखेंगे। क्या है, लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। लोक साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, क्या फोक कल्चर कहा जाता है, क्या लोक फोक लिटरेचर कहा जाता है, फोक म्यूजिक, या फोक आर्ट कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है लोक के लिए हम लोग फोक शब्द का यूज करते हैं, है ना, फोक। और साहित्य के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिटरेचर। क्लियर है, क्या यूज करते हैं, लिटरेचर यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोक लिटरेचर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। तो इस तरह से लोक साहित्य को अंग्रेजी में हम लोग फोक लिटरेचर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, रामनरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। क्या जन का प्रयोग किया है, उसी प्रकार से क्या समाज का प्रयोग किया है, ग्राम का, या संस्कृति का। दोस्तों अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो आप जरूर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, तो ये उन्होंने ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करते चलेंगे। तो रामनरेश त्रिपाठी आप जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इन्होंने क्या किया है कि फोक शब्द का प्रयोग किया है। फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है। तो यही से आपका प्रश्न बना है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न में। डॉक्टर मोती चंद ने, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर मोती चंद ने ग्राम शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। आपने अभी तुरंत देखा, ठीक है, कि डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी ने फोक के लिए ग्राम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वही डॉक्टर मोती चंद ने ग्राम शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। लोक, जन, समाज, या राष्ट्र, क्या सही है बताइए। आप जरूर आंसर दे पाएंगे। तो इसका इन्होंने जो है जन शब्द का प्रयोग किया है। सारा कुछ हम बता चुके हैं, तो आप पीछे से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मोती चंद ने जो है ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, जन शब्द का प्रयोग किया है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने कि जन साहित्य शब्द की व्याख्या किस विद्वान ने की, ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र नाथ, या डॉक्टर नामवर सिंह, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो जन साहित्य शब्द का प्रयोग किसने किया है बताइएगा जल्दी से। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है जन साहित्य शब्द की व्याख्या की है। जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर नामवर सिंह आपके सामने है। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है
डॉक्टर नामवर सिंह जन साहित्य क्या है इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि जन साहित्य जो है औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समाज व्यवस्था है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात किन्होंने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो जो अच्छा से मेरे द्वारा दिए गए पीडीएफ को कंप्लीट किए हैं या जो वीडियो हम बताए हैं पीछे, ठीक है, उनको अच्छा से देखे हैं, रिवाइज किए हैं, तो आप आंसर दे पाएंगे आसानी से। आगे है लोकगीत। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? लोकगीत। तो लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है। लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रवाहात्मक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? ठीक है, बताइए किसका कथन है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, क्या डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का है, या डॉक्टर कुंज बिहारी दास का है, डॉक्टर मोहन कृष्ण, या डॉक्टर सत्येंद्र नाथ? किन्होंने कहा था कि लोकगीत उन लोगों के जीवन के अनायास प्रभावात्मक अभिव्यक्ति है? ठीक है, ये किनका कथन है बताइए? तो ये कथन जो है वह डॉक्टर कुंज बिहारी दास का है ना। डॉक्टर कुंज बिहारी दास ने इस बात को जिक्र किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर कुंज बिहारी दास का कहना है कि लोकगीत उन लोगों के जीवन की अनायास प्रभावात्मक अभिव्यक्ति है जो सुसंस्कृत तथा सभ्य प्रभावों से बाहर कम या अधिक रूप से आदिम अवस्था में निवास करते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरी बात हुआ। क्वेश्चन में जो है पूरा नहीं आया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से रखना है। हम इतना डिटेल में इसलिए लिए हैं क्योंकि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो आपको डिटेल में अच्छा से पढ़ना चाहिए ताकि कोई बात छूट ना पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या बोल रहा है कि हमारा लोक साहित्य संस्कृति की उच्चतम भावनाओं को अपनी अपरिष्कृत भाषा में संजोकर रखता है। यह कथन किसका है? तो यह बात किसने कहा है बताइए? यह बात डॉक्टर शकुंतला वर्मा ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला वर्मा के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, हम बार बार जो है इसका पीडीएफ नहीं दिखाते रहेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल में बताए हैं, तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए, तब आपको बात समझ में आएगा। यदि यहाँ से आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वीडियो देखना चाहिए, तभी जाके आंसर दे पाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है लोक साहित्य। लोक साहित्य जनता के लिए, जनता के द्वारा रचित साहित्य है। यह विचार किससे संबंधित है? लोक साहित्य जो है वह जनता के लिए, जनता के द्वारा रचित साहित्य है। यह किसका विचार है? क्या डॉक्टर नामवर सिंह का है, क्या डॉक्टर सत्येंद्र का, या रामनरेश त्रिपाठी, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल? किनका है जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामनरेश सिंह। हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जितना प्रश्न हम लेंगे उसमें से आप कितना का सही उत्तर दे पाए। ठीक है ना, कितना प्रश्नों का सही उत्तर जो है आप दे पाए उसको कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, समझ में आए कि नहीं आए? जरूर ही बताएंगे। और दूसरी ये बात है, ठीक है, कि बहुत जल्दी आपके लिए खुशखबरी है, ध्यान से सुनेंगे कि बहुत जल्द ही, ठीक है, मान के चले कि अगले जो है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो है कि जेटेट का जो नया परिवर्तित सिलेबस, ठीक है, जो हमारा जेटेट का जो नया परिवर्तित सिलेबस है, तो उसका कंप्लीट नोट्स, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं कि कंप्लीट नोट्स जो है आपको जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। पूरा डिटेल नोट्स, ठीक है, मतलब A to Z कहें, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। ठीक है, और ये पीडीएफ फॉर्म में बिल्कुल आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जिस प्रकार से आप पीडीएफ, किस तरह से हम पीडीएफ देते हैं आपको पता ही है, आप जो दिए हैं उसमें से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल डिटेल में रहता है। तो उसी प्रकार से डिटेल पीडीएफ आपको दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, ठीक है, कि जो जेटेट का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जेटेट जो 2012 या 2016 में हुआ था, उस समय का सिलेबस कुछ और था। ठीक है, काफ़ी इजी सिलेबस था, है ना, ग्रामर वगैरह भी था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, ग्रामर वगैरह था। तो यहाँ पर भी ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ग्रामर हम बिल्कुल डिटेल में आपको लाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। A to Z ग्रामर को भी हम लोग देखेंगे। तो जो पेड, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ, पेड केवल हम पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, और जो पीडीएफ हम देंगे आप पीडीएफ से आसानी से आप पढ़ पाएंगे। बाकी जिसको अगर पीडीएफ नहीं लेना होगा तो आप वीडियो आराम से देखेंगे और वीडियो से आप नोट्स बना लेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। क्या बोलता है देखिए, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार लोक साहित्य किसकी अभिव्यंजना है?
ठीक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार जो है लोक साहित्य किसकी अभिव्यंजना है? शिक्षित वर्ग की, शहरी, निरक्षर या आधुनिक? तो उनके अनुसार क्या हो जाएगा? निरक्षर जनता की जो है वह क्या है? लोक साहित्य उसकी अभिव्यंजना है। ठीक है, ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो चीज़ क्या है? लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को प्रभावित करती है, यह परिभाषा किसने दी? ठीक है, किसने ऐसा कहा कि लोक साहित्य जो है एक ऐसा चीज़ है जो सीधे लोकचित से उत्पन्न होकर सर्वसाधारण में को प्रभावित करती है? डॉक्टर सत्येंद्र या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह या मोती चंद? बताइए किनका है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए हम दिखा भी देते हैं आपको। यदि आप देख पा रहे हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, देख पा रहे हैं ना? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो चीज़ लोकचित से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आकृष्ट, चालित या प्रभावित करती है वही लोक साहित्य कहलाती है। लोकनाट्य, लोक कथात्मक आदि नामों से पुकारे जाते हैं। तो ये किनका कथन है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जिसे सामान्य लोक समूह अपना सके, यह कथन किसका है ना? लोक साहित्य वह मौलिक अभिव्यक्ति है जिसे सामान्य लोक समूह अपना सके, यह किसका कथन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर कुंज बिहारी दास, डॉक्टर मोहन कृष्णधर या डॉक्टर सत्येंद्र? बताइए क्या सही होगा? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने इस बात को यहाँ पर जिक्र कहा है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा ने गीत को किसकी भावावेशमयी अवस्था का चित्रण कहा है? क्या क्रोध द्वेष का है, सुख दुख का, वीरता स्वर? तो ऑब्वियसली ये सुख और दुख का हो जाएगा। ठीक है, 11 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लोकगीत स्वतः जन्मा है, यह कथन कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये बात डिस्क्राइब किया गया इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। ठीक है, आगे है लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है, यह कथन किसका है? लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। राहुल सांकृत्यायन या तेज नारायण लाल या इनमें से दोनों या डॉक्टर बद्रीनाथ पंचाली? किसने कहा है बताइए? तो आप जैसा देख पा रहे हैं राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। वैसे ही ऊपर में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे डॉक्टर तेज नारायण लाल, है ना? तो इन दोनों के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है, जल्दी से बताइए। कृष्णदेव शर्मा या राम नारायण उपाध्याय या केबी दास या शांति अवस्थी? तो ये है राम नारायण उपाध्याय का। चलिए अगला प्रश्न है ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, यह किसका कथन है? ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं, ये किन्होंने कहा है? तो क्या ये पंडित रामनरेश त्रिपाठी या फिर डॉक्टर सत्येंद्र श्याम परमार या कृष्ण उपाध्याय? तो अगर आप देखेंगे ग्राम गीत का डेफिनेशन को आप पाएंगे कि डॉक्टर क्या है पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने इस चीज़ का जिक्र किया है। जैसा आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन में कि ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार है, किन्होंने कहा है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार बैलेड क्या है? ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार बैलेड क्या है? क्या यह ग्राम गीत है, लोकगीत, न्याय गीत या संस्कार गीत? क्या है बताइए? तो उनके अनुसार ये हो जाएगा लोकगीत, है ना? उन्होंने कहा था कि लोकगीत जो है वह बैलेड है। ठीक है, देखते हैं इसको। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार ग्राम गीत और लोकगीत भिन्न भिन्न है, दोनों अलग अलग है, उन्होंने ऐसा माना है। ये भी याद रखिएगा कि किन्होंने जो है ऐसा कहा है कि ग्राम गीत और लोकगीत दोनों अलग अलग हैं, है ना? ये बात किन्होंने कहा है? तो ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है। उनके अनुसार बैलेड लोकगीत हैं, उन्होंने क्या कहा है? लोकगीत को बैलेड कहा है, और फोक सॉन्ग ग्राम गीत है। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीत को बैलेड और ग्राम गीत को फोक सॉन्ग कहा है। क्लियर है? तो आपको क्लियर हुआ होगा कि डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार बैलेड क्या चीज़ है? लोकगीत है। ठीक है, और फोक सॉन्ग क्या है? ग्राम गीत है।
ठीक है। ग्राम गीत को उन्होंने क्या कहा है? फोक सॉन्ग कहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में वही प्रश्न आ गया, देखिए वो क्या है कि फोक सॉन्ग को डॉक्टर कृष्ण उपाध्याय ने क्या कहा है? तो ग्राम गीत का है। अभी अभी देखिए अगला प्रश्न में आते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, कितने श्रेणियों में? तो सही उत्तर हो जाएगा 11 श्रेणियों में। ये चीज़ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों या लोकगीतों को 11 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं टोटल 11 श्रेणियाँ हैं। हम चित्र के माध्यम से भी आपको सारे गीतों को बता दिए थे। अगला प्रश्न है कि संस्कार संबंधी गीत किस विद्वान के वर्गीकरण में शामिल है ना? किस विद्वान के वर्गीकरण ने संस्कार संबंधी गीत को शामिल किया है? तो राम नरेश त्रिपाठी या पंडित मोतीचंद या नामवर या धीरेन्द्र, ठीक है, वर्मा। तो बताइए किनका सही हो जाएगा? तो ऑब्वियसली अभी राम नरेश त्रिपाठी जो है उन्होंने 11 भाग में बांटा था, उसमें से संस्कार गीत भी एक था ना। लोकगीत को 11 भागों में बांटा है इन्होंने, जिसमें कि एक क्या है? संस्कार गीत भी है। आगे देखिए अगला है कि लोकगीतों का वर्गीकरण वास्तव में नहीं किया जा सकता। ये किसका विचार है कि इन्होंने ऐसा कहा है कि लोकगीतों का वास्तव में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता? तो यह जो है सत्यव्रत अवस्थी का कथन है। एक बार देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सत्यव्रत अवस्थी ने क्या लिखा है कि लोकगीत एक अभिन्न सत्ता है, अतः यथार्थ अर्थों में लोकगीतों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये बात सत्यव्रत अवस्थी का यहाँ से प्रश्न आपको लिया गया था। तो दोस्तों मैंने जो PDF लिया है उसको बिल्कुल बीच बीच से जो है जो हर संभव प्रश्न बन सकते थे आपको प्रश्न को लिया है, जिससे कि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी आप ये सब रिवाइज कर लीजिए कि ये सब PDF हम ऑलरेडी दे करके आपको चले हैं। जैसे डॉक्टर सत्येंद्र नाथ के अनुसार लोकगीत को 3 भागों में बांटा गया है, अनुष्ठानिक लोकगीत, उद्योग संबंधित या और एक तिथि धारक लोकगीत है। बाकी उसके अलग से उसके बारे में दिया गया है कि अनुष्ठानिक में क्या क्या आएगा, उद्योग संबंधित क्या आएगा, तिथि धारक में क्या क्या आएगा, सब बताएं, आप बाद में देख लीजिएगा। जैसे ये सब PDF ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो ये सब आप कर लीजिएगा। संस्कार संबंधी गीत में क्या क्या आएगा ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो जो PDF नहीं लिए हैं ये PDF तो ऑलरेडी आपको फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप पूरा कंप्लीट PDF आपको चाहिए, नोट्स चाहिए कंप्लीट, ठीक है, तो नॉमिनल प्राइस पर आपको मिल जाएगा। अब नॉमिनल प्राइस क्या है नहीं है वह आपको 4-5 दिन के बाद जैसे हम पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं आपको मिल जाएगा। अच्छा, ज़्यादा वो नहीं लगेगा, मान के चलिए जो है आपको अराउंड 200 के रेंज में जो है, ठीक है, अराउंड 200 के रेंज में आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, वो भी कलरफुल नोट्स, ठीक है, और कलरफुल A to Z में बात कर रहा हूँ, है ना। नागपुरी का जो है A to Z सिलेबस के अनुरूप आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से विविध गीत के बारे में है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अभी सबको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखिए अभी जो हम प्रश्न आपको कराए पहला सेट का, तो इसका उत्तर हम यहाँ पे डाल दिए। समझ में आया कि नहीं है? इसका उत्तर हम यहाँ पे डाल दिए हैं इस तरह से। दोस्तों इस सब में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ये प्रश्न तैयार करने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कहीं से इसको डायरेक्ट उठा के डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से PDF आपको बनाने में कहीं पर भी अगर आप कोई भी किताब में अगर कहीं मिलता है ना, ठीक है, तो हमें दिखा दीजिए कि हाँ सर आप वहाँ से जो है डायरेक्ट उठा लिए। हाँ, बुक है, बुक से ज़रूर हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, बुक से जो है हम 1-2 बुक नहीं, 3-4-5 बुक जो है आपके लिए हम लेकर के रखे हैं। ठीक है, और तब जाके उन सारे बुकों को हेल्प करके जो है ये सारा कुछ मटेरियल तैयार करना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे आते हैं सेट 2 में। तो सेट 2 क्या है कि राम नरेश त्रिपाठी के वर्गीकरण में चक्की और चरखे के गीत कौन से श्रेणी में आते हैं, है ना। तो राम नरेश त्रिपाठी के अनुरूप जो है अनुसार जो है चक्के और चरखी के गीत कौन से श्रेणी में आएंगे? क्या ये श्रम गीत है, संस्कार गीत, वीर गाथा या कथा गीत है? क्या बताइए। अब बताइए चक्की या चरखा का गीत है तो ऑब्वियसली ये काम से संबंधित है। ठीक है, तो ये श्रम गीत होना चाहिए, ऑब्वियसली होगा।
जैसा आपको चित्र में ऊपर दिखाया गया है, यदि आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे है सावन, फागुन और चैत्र के गीत किस श्रेणी में रखे जाएंगे। अब देखिए जो किसी पार्टिकुलर समय में, किसी पार्टिकुलर महीना में अगर वो गाए जाए, जैसे फागुन एक महीना का नाम है, चैत्र महीना का नाम है और सावन में महीना का नाम है, इसका मतलब एक किसी पार्टिकुलर ऋतु में या महीना में गाया जा रहा है। तो सावन, फागुन और चैत्र, तो तुम बताइए क्या होना चाहिए। ओबियसली जैसा मैंने बताया ऋतुओं का नाम है, तो ये ऋतु संबंधी गीत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है अल्लाह, लोरी, हीरा रांझा किस श्रेणी के उदाहरण है। तो अल्लाह, लोरी, हीरा रांझा, ठीक है, ये क्या है, ये वीर गाथा हो जाएंगे। ठीक है, ये वीर गाथा संबंधित है, क्योंकि ये उन वीर सेनानियों के लिए, ठीक है, या उनकी वीरता के लिए ये गाना गाया जाता है। जैसा कि अभी एक आध दो प्रश्न में जो आया था संस्कार संबंधी गीत, तो ये रामनरेश त्रिपाठी ने दिया है, ये आया था ना संस्कार संबंधी गीत, रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा दिया गया है। फिर चक्की और चरखे के गीत जो है कौन सा है, किससे संबंधित आएंगे, तो ये आपका हम लोग क्या बोलेंगे, जो कार्य से संबंधित है ना, तो उससे संबंधित ये गीत हो जाएगा। ठीक है, क्रिया गीत। आगे है ऋतु संबंधी गीत, ठीक है, जो पार्टिकुलर ऋतु में गाया जाता है, जैसे सावन, फागुन, चैत अगर में गाया जाता है, तो ये ऋतु संबंधी गीत हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे तो आपको प्रश्न दिया गया है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया कि आल्हा, लोरी, हीरा रांझा ये किससे संबंधित गीत है, ये वीर गाथा से संबंधित लोकगीत है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए कि गीत कथा का क्या अर्थ है। गीत कथा का क्या अर्थ है, तो सीधा सा मतलब है गीत कथा का अर्थ क्या है, नाटक रूपी गीत, तो ये तो नहीं होगा। छोटी छोटी कहानियों को गा करके कही जाती, बिल्कुल सही बात है ना। जब छोटी छोटी कहानियों या कथा को गा करके कहा जाए तो वह क्या कहलाएगा, गीत कथा कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि श्री भालेराव ने लोकगीतों को कितने बड़े समूह में डिवाइड किया है। तो भालेराव ने जो है लोकगीतों को 4 बड़े समूहों में डिवाइड किया है, और 4 के बाद उसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं। समझ में आया कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा PDF वगैरह, ठीक है, या वीडियो को डिटेल में। अगला है सोहर किस अवसर पर गाया जाता है। सोहर गीत जो है वह किस अवसर पर गाता है, तो बताइए क्या ये विवाह, अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान के चले है ना 95% पर चांसेस पूरा है कि एग्जाम में आपको आएगा, है ना। सोहर से तो प्रश्न पूछा ही जाएगा, 95 अगर 99 भी कर दे तो वो भी कम होगा। सोहर से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ बताइए कि सोहर किस अवसर पर गाया जाता है। एक क्या विवाह में गाया जाता है, बिल्कुल नहीं। मृत्यु पर नहीं, उपनयन संस्कार पे नहीं, कहाँ पे गाया जाता है, पुत्र जन्म के समय गाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 25 का। ठीक है, अगला आइए बरुआ के गीत किस संस्कार से संबंधित है। तो बरुआ, जब हम चित्र के माध्यम से ये बताया, तो बरुआ का गीत, बरुआ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको सीधा सीधा समझिए, जनेऊ संस्कार को बरुआ कहा जाता है। तो जनेऊ संस्कार के समय बरुआ के गीत गाए जाते हैं। अब जैसा देख पा रहे हैं संस्कार संबंधी गीत, तो संस्कार संबंधी में गीत में आपने क्या देखा, पुत्र जन्म। अब पुत्र के जन्म के समय कौन सा गीत गाया जाता है, सोहर गीत। समझ में, यही तो प्रश्न पूछा गया था। आगे बरुआ संबंधित गीत, तो बरुआ संबंधित गीत को जो है वह कब गाया जाता है, वह जनेऊ संस्कार के समय गाया जाता है, जिसको हम लोग उपनयन संस्कार भी कहते हैं। समझ में आ गया बात, तो यही प्रश्न आपको पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास साध भराई साध भराई गीत किससे संबंधित है, बताइए। क्या ये गर्भवती स्त्री से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, या उपनयन या तिलक। ठीक है, तो साध भराई, ठीक है, क्या होगा जल्दी से बताइए। तो ये जो है वह गर्भवती स्त्री से संबंधित है ना। साध भराई जो है वह तिलक या उपनयन संस्कार या विवाह से संबंधित नहीं है। जैसा कि इस PDF में चित्र में आप देख पा रहे हैं गोद भराई हम लोग कहते हैं इसको, या फिर साध भराई, दोनों में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो साध के गीत, गोद भराई या साध भराई के गीत, ठीक है, तो ये गर्भवती स्त्री से संबंधित होता है। आप समझ में आ रहा है, ये जो है वह विख्यात है, ये आज का नहीं बहुत पुराने समय से ये सब चलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि करोधन कंदोरा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। करोधन कंदोरा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, विवाह, रक्षाबंधन, करधनी बांधने के समय या विदाई। तो ओबियसली करोधन कंदोरा जो है वह करधनी बांधने के समय गाया जाता है ना। बच्चों में जब बच्चे होते हैं तो ये बच्चों में होता है, ठीक है, कि उसके करधनी जो है कहाँ पे,
आपके कमर में, है ना, कमर में एक काला सा जो है धागा बांधा जाता है, समझ में आया कि नहीं, जिसको हम लोग करधनी बोलते हैं। तो वह उसके समय भी जो है वह भी एक संस्कार है, तो उस समय जो है ये गीत गाया जाता है, करोधन कंदोरा गीत। ठीक है, आगे है मंडन गीत या मुंडन, है ना, समझ में आया कि नहीं है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, मृत्यु संस्कार संबंधित है, बिल्कुल नहीं। क्या ये खेती का गीत है, फसल का गीत है, नहीं, तो ये क्या है, संस्कार संबंधी गीत है। एक प्रकार का मुंडन जो है एक प्रकार का क्या होता है, संस्कार होता है ना, जिसमें बच्चों के सिर को मुंड देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो ये आप सभी को समझ में आता है ये सब चीज़। जैसा आप देख पा रहे हैं, इस छोटे बच्चे के सिर से बाल हटाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग मुंडन संस्कार बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जेवनार गीत का अर्थ क्या है, जेवनार। ठीक है, बताइए कि जेवनार गीत का क्या अर्थ होता है। आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, फटाफट आंसर देंगे। जैसे विदाई गीत क्या है, या फिर भोज या दावत का, या युद्ध या भक्ति, क्या होगा बताइए। तो दोस्तों जेवनार गीत जो है वह जब भोज या दावत खिला करते हैं, जब मतलब आप जो है समाज को बैठाते हैं खिलाने के लिए। ठीक है, समाज के लोगों को खिलाते हैं बैठाने के लिए, या समाज को बोल सकते हैं लोगों को आप जो है खिलाते हैं, समझ में आया कि नहीं है, या दावत देते हैं। ठीक है, तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसको जेवनार के गीत कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे है बटुल बांधना, ये क्या है बताइए। ठीक है, बटुल बांधना का संबंध किससे है, क्या खेती से है, बिल्कुल नहीं है। रक्षा सूत्र या संस्कारिक बंधन, बिल्कुल सही है। ठीक है, निरंतर युद्ध नहीं होगा। ठीक है, बटुल बांधना जो है हमारे सदान या हिंदू संस्कृति में जो है बटुल बांधना, ये जो है एक रक्षा सूत्र है। ठीक है, जिसमें समाज के कुछ पार्टिकुलर वर्ग के लोगों के द्वारा जो है ये बटुल बांधा जाता है, जिससे ऐसा मान्यता है कि उससे जो है आने वाले जो कठिनाइयाँ हैं या जो भी कलेश है या उसके जो भी दिक्कत होने वाला है उससे उसको रक्षा मिलती है। ठीक है, समझ में आया, तो एक प्रकार का इसको रक्षा सूत्र भी कर सकते हैं, बटुल बांधना। चलिए आगे है झड़ी या डाक के गीत किस परिस्थिति में गाए जाते हैं बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या विवाह के समय, बिल्कुल नहीं। जन्म के समय नहीं, होली के समय नहीं। सांप जब काटता है तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, झड़ी या डाक के गीत गाते थे, समझ में आया कि नहीं है। तो हालांकि अभी के समय में जो है आप जब सांप काट ले तो कहीं झाड़ फूक के चक्कर में आप मत रहें, लेकिन ये पहले समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो लोग जो है उस समय जब सांप काटते समय जो है भगत जब झाड़ता है तो उसको झड़ी या फिर डाक के गीत कहा जाता है। ठीक है, अब कितना इसमें सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। ठीक है, आप लोग इसमें बताएंगे कि क्या इसमें सच्चाई है। हमको ऐसा लगता है कि पहले के लोगों में ज़रूर सच्चाई था, लेकिन आज जो है साधु और भगत के भेष में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास उसका ज्ञान नहीं होता है, फिर भी जो है लोग पैसे के लालच में इस तरह से कुछ करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्योंकि इसके साथ साथ जड़ी बूटी और मंत्र का उच्चारण, मंत्र में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का तालमेल होना जरूरी है। आगे देखिए छठी स्थापना के गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं। ओबियसली छठी स्थापना के जो बच्चा का जो है छठी संस्कार किया जाता है, तो विवाह से तो कोई मतलब नहीं है, उपनयन या तीज नहीं होगा, तो कि जन्म के छठे दिन इसको गाया जाता है, छठी के दिन, है ना। आगे है 12 मासा किस प्रकार के गीतों में आता है। ठीक है, 12 मासा किस प्रकार के गीतों में आता है बताइए। तो 12 मासा जो है वह क्या है, माहवारी गीत है। ठीक है, माहवारी गीत मतलब जो ऐसा गाना जो किसी खास महीने में गाया जाता है तो उसको माहवारी गीत कहा जाता है, तो 12 मासा भी उसी में से एक। चलिए यदि किसी को डाउट है तो देख लीजिए 12 मासा गीत, सॉरी माहवारी गीत, माहवारी गीत के अंतर्गत जो है साल भर में विभिन्न महीनों में गाए जाने वाले, है ना, त्योहारों ऋतुओं या मान्यताओं के अनुसार गाए जाने वाले जो गीत है उसको माहवारी गीत बोलते हैं। इसमें देखिए 12 मासा गीत है। ठीक है, नवरात्रा के समय नवरात्रि गीत गाएंगे, रामनवमी किसी पार्टिकुलर महीना में होता है तो रामनवमी गीत गाएंगे, तीज किसी पार्टिकुलर महीना में होता है, दशहरा पार्टिकुलर महीना में होता है, तो किसी पार्टिकुलर खास महीने में गाए जाने वाला गीत जो है वह क्या कहलाएगा, वह माहवारी गीत कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई पर्व त्यौहार किसी खास महीना में ही पड़ता है तो उस महीना में वो पार्टिकुलर गीत गाया जाता है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं इस सारे ये में, तो ये सब माहवारी गीत है।
अब आप फटाफट उत्तर दे पाएंगे, जल्दी से उत्तर दीजिए। नवरात्रा या नवरात्रा के गीत किस महीना में गाए जाते हैं, बताइए। तो नवरात्रि कौन सा महीना में होता है, ये भी तो आप दिमाग लगाइए फटाफट। तो दोस्तों ये हो जाएगा चैत, है ना। चैत्र एवं आश्विन के महीने में जो है वह नवरात्रा के गीत गाए जाते हैं, उस समय जब नवरात्रि होता है। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ को हम डिस्क्राइब किए हैं, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये नवरात्रि का गीत है, चैत्र या आश्विन के महीने में गाया जाता है। क्लियर हो गया। अब है सांझी गीत को और किस नाम से जाना जाता है ना। सांझी गीत को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्या झांझी गीत बोलेंगे, मेंजी हांडी के गीत बोलेंगे, डमकच बोलेंगे, फगवा बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंझी हांडी के गीत, है ना। मेंझी हांडी के गीत, मतलब सांझी गीत को मेंझी हांडी के गीत भी बोलते हैं। अब बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है ये सांझी के गीत या फिर मेंझी हांडी के गीत क्या है, इसको समझिए। ये किशोरियों द्वारा जो है वह सांझी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, सांझी मतलब समझ में आया। हमारे सनातन धर्म में जो है वह क्या होता है कि कई एक तरह से जो है देवी देवताओं को पूजा किया जाता है। ठीक है, तो सांझी माता भी जो है ना, वह जो है होती है। ठीक है, जो सूर्य के ढलने के बाद जो है उनकी वो नॉर्मली पूजा की जाती है। तो किशोरियों के द्वारा जो स्पेशली सांझी माता की पूजा की जाती है ना। तो ये किसी पार्टिकुलर महीने में आता है और इसकी पूजा की जाती है सूर्य के द्वारा, तो ये सांझी गीत कहलाता है। ठीक है, तो सांझी हो गया, उसी प्रकार से आ गया झांझी। झांझी के गीत जो हैं ये सब लोकगीत है। क्लियर है। अगला है कि कृष्ण जन्माष्टमी गीत किस श्रेणी में शामिल है। तो कृष्ण जन्माष्टमी माहवारी गीत है, हम तभी बता चुके हैं। ठीक है, आगे है कजरिया, तीज, श्रावण गीत किस वर्ग में आते हैं। तो ये सब जो है किस खास महीने में आता है ये सब पर्व त्यौहार, तो ये भी माहवारी गीत ही होगा, है ना। 40 का सी हो जाएगा। हाँ, माहवारी गीत बी हो जाएगा, सी नहीं, माहवारी गीत बी नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसका जो है आपको जब हम PDF प्रोवाइड करा देंगे तो आपका इसका उत्तर अगर ढूंढने में कहीं दिक्कत होता है तो इसका उत्तर जो है नीचे दे दिया गया है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला आते हैं प्रश्न संख्या सेट संख्या 3 में। आज इतना प्रश्न हो पाता है, फटाफट इसको करते हैं। बस आज के वीडियो में सेट 3 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी देखेंगे अगले वीडियो में। तो चंद्रावल किस प्रकार के गीतों में शामिल है। चंद्रावल बताइए, क्या ये संस्कार गीत है, बिल्कुल नहीं है। सामाजिक ऐतिहासिक के गीत है, ऋतु के गीत, विवाह गीत नहीं है। तो चंद्रावल क्या है, सामाजिक ऐतिहासिक का गीत है। ठीक है, आगे है ढोला मारो किस श्रेणी का गीत है। तो ये भी सामाजिक ऐतिहासिक का गीत है। चलिए एक बार देख लीजिए सामाजिक ऐतिहासिक का गीत, जैसा आप देख पा रहे हैं, है ना। इसमें चंद्रावल, बेला शता, ढोला मारू, हरखेल, बाबू के गीत, कारशव के गीत, कुंवर के गीत, हीरामन आगा, मनुदेव। ठीक है, तो ये है क्या। ठीक है, तो जो सामाजिक ऐतिहासिक के गीत है जो हमारे इतिहास में, है ना, अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो उनकी वीर गाथाओं को यहाँ पर जिक्र किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो आजकल के हमारे जो लोकगीत है उसमें कई सारे आएंगे, जैसे कुछ कन्हैया की भी हो गया, जैसे बापू जी का हो गया, उसी प्रकार और भी वीर गाथा बहुत सारे लोगों के हैं, है ना। जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह है। उसी प्रकार से आगे हम चले जाएंगे, हमारे झारखंड में ही अगर बात कर लें तो बिरसा मुंडा है, सिद्धो कान्हू, बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो उनके जो गीत आएंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक ऐतिहासिक के गीत कहलाएंगे। आगे है ढोला मारू के, तो ये हम बता दिए सामाजिक ऐतिहासिक हो जाएगा। कारसेव के गीत ये भी सामाजिक ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। हीरामन के गीत, तो हीरामन एक तोता है, उसका भी जो है आपको कहानी वगैरह में काफ़ी जिक्र मिलता है, वो काफ़ी फेमस था, तो ये भी सामाजिक ऐतिहासिक के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न में। 45 नंबर में जाहर पीर, ये भी सामाजिक ऐतिहासिक के गीत है, ये सबको देख लीजिएगा। गौरा जी, ये भी सामाजिक ऐतिहासिक का हो जाएगा। डॉक्टर श्याम परमार, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा चेंज होता है। डॉक्टर श्याम परमार ने लोकगीतों को कितने भागों में डिवाइड किया, जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर श्याम परमार में जो है डॉक्टर श्याम परमार ने लोकगीतों को 5 भागों में डिवाइड किया है।
जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर श्याम परमार के बारे में, है ना। इन्होंने क्या किया देखिए कि लोकगीत को 5 भागों में डिवाइड किया है। जातियों की दृष्टि से गाया जाने वाला गीत, संस्कार या प्रथाओं के हिसाब से, फिर धार्मिक विश्वासों की दृष्टि से, कार्य संबंधित गीत और रस दृष्टि से। तो इसका टोटल 5 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। अगला है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीतों का वर्गीकरण कितनी दृष्टियों से किया है ना। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, फटाफट आंसर देंगे। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने जो है वह इन्होंने भी 5 भागों में डिवाइड किया है लोकगीतों को। जैसा आप देख पा रहे हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के बारे में, इन्होंने जो है लोकगीतों की 5 भागों में डिवाइड किया है। संस्कारों की दृष्टि से, रसानुभूति, ऋतु व्रत और जातियों की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से। तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का बात करें या डॉक्टर श्याम प्रभास परमार, दोनों का ही 5 दृष्टि से 5-5 भाग में बांटा है और दोनों का प्रकार भी जो है लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, आगे है रसानुभूति के प्रणाली के आधार पर वर्गीकरण किस विद्वान ने किया है। ठीक है, तो रसानुभूति जो है आपने जस्ट अभी देखा, बताइए क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, अभी तुरंत बताए हैं। आगे डॉक्टर श्री कृष्ण दुबे ने लोकगीतों को कितने वर्गों में बांटा है, बताइए। श्री कृष्ण दुबे ने, तो डॉक्टर श्री कृष्ण दुबे ने इसे 4 भागों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पर नाम जो है काफ़ी मिलता जुलता है ना। श्री कृष्ण उपाध्याय, फिर श्री श्याम चरण दुबे। ठीक है, तो ये सब नाम जो है काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए आपको क्या करना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है, अन्यथा फिर कन्फ्यूजन पे ही कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो डॉक्टर श्याम चरण दुबे ने लोकगीतों को 4 भागों में बांटा है, जिसमें समान गीत, नृत्य गीत, नृत्य गीत मतलब गीत के साथ जो नृत्य होता है, नृत्य के साथ जो गीत गाया जाता है, फिर गीत कथा, कथा के हिसाब से मतलब कथा को जो है गीत के माध्यम से गाया जाता है, या फिर लोक गाथा। ठीक है, तो ये सब गीत के माध्यम से गाया जाता है। तो ये टोटल 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, श्री श्याम चरण दुबे। आगे है लोक गाथा का वर्गीकरण किसने किया है। ठीक है, लोक गाथा का वर्गीकरण किसने किया है, तो अभी तुरंत जिक्र हम लोग किए हैं श्यामचरण दुबे का, इन्होंने लोक गाथा का वर्गीकरण किया है। ठीक है, आगे है फगवा गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी जो है मेरी ओर से 95% जो है ये इम्पोर्टेंट मान लीजिए कि एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आएगा। ठीक है, कि फगवा गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो फगवा जो है होली के समय आता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए होली कब आता है। तो होली जो है लगभग जो है आपको बसंत ऋतु में, है ना, फरवरी के आसपास में आता है, तो बसंत ऋतु हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, आगे फगवा गीत मुख्यतः किन महीनों में गाए जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, ये फागुन चैत्र के महीना में गाया जाएगा, सीधा सा बात है, चौवन का भी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फगडोल, फगडोल में कौन से गीत गाए जाते हैं, तो फगडोल में कौन सा गीत गाया जाएगा, फगवा गीत ही होगा ना। नेक्स्ट है फगवा का समय बसंत पंचमी से लेकर किस पर्व तक चलता है, तो बसंत पंचमी से लेकर के रामनवमी तक। ठीक है, 56 का भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट बताइएगा। अगला प्रश्न है फगवा किस प्रकार का नृत्य संगीत है, किस प्रकार का फगवा किस प्रकार का नृत्य संगीत है, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है, हम बिल्कुल डिटेल में बताएं। ठीक है, जैसा देख पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे तरह से हम ये किए हैं। हाँ, ये नोट जो है आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये फगवा जो गीत है ये देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी आपको यहाँ डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फगवा जो है कब गाया जाता है, ये फागुन का महीना में गाया जाता है ना, फागुन तथा चैत्र के महीने में गाया जाता है, और यह बसंत ऋतु के गीत है, और फगडोल में फगवा गीत गाया जाता है। टोटल एकदम पुरुष प्रधान नृत्य है। टोटल चीज़ हम बताएं हैं, तो वीडियो को अच्छा से आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप PDF जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, हम अगले कुछ दिनों के अंतर्गत जो है वो आपको क्राइटेरिया बता देंगे कि आपको कैसे जितने भी PDF नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चूँकि आपने क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया, हमने कहा था कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करते, लाइक करते वीडियो को, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको जो है ये इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाता, लेकिन आप लोग जो है किसी का कोई सपोर्ट इसमें नहीं रहा। ठीक है,
जो है 100, 150, 200, 50, 100 व्यूज, इससे क्या होगा, ठीक है। तो सारा मेहनत ऐसे ही बेकार चला जाता है। तो इसीलिए जो है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वीडियो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल रहेगा, वीडियो से पढ़िए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग कि फगवा में गायक प्रायः कितने दलों में बटे होते हैं। तो ये 2 दलों में बट के गाते हैं, ठीक है, समझ में आए कि नहीं है। आगे है फगवा में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। तो उसमें मांदर का प्रयोग होता है, गिटार, तबला, पियानो, क्या यूज होता है बताइए। तो यहाँ पर जो है मांदर जो है वो विशेष, वैसे वाद्य यंत्र बहुत सारा योग होगा, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से जो है मांदर प्रयोग होगा यहाँ पे। आगे है फगवा पुछारी, यहाँ पे पुछारी होगा, है ना। फगवा पुछारी में किसकी प्रधानता होती है। तो फगवा पुछारी गीत में प्रश्नोत्तरी टाइप की प्रतियोगिता होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 60 का बी नंबर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये रहा सेट 3, और सेट 3 के प्रश्नों का उत्तर जो है आपको यहाँ पर दे दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। लाइक एंड शेयर जितना हो सकता है अपने दोस्तों को करें, ठीक है। बाकी हमारा सहयोग जो है आपको इसी तरह से रहेगा, और पूरा PDF आपको ऑफ कोर्स फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। समझा, पूरा कोर्स मतलब पूरा वीडियो ऑफ कोर्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप वीडियो से नोट्स बनाइए, ठीक है। और यदि आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। हम 1-2 दिन के अंतर्गत जो है आपको जो भी क्राइटेरिया होगा हम बता देंगे कैसे आपको PDF वगैरह मिलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।